हेलो माय यूट्यूब फैमिली। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि कहानी के आगे के एपिसोड पब्लिश होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आइए अब कहानी की ओर चलते हैं। धृति काव्यांश एपिसोड 20। अब नेक्स्ट। काव्यांश की आवाज़ सुन क्रुश धड़धड़ाते हुए उसके सामने आकर खड़ा हो गया। क्रुश को वहाँ देख सब कावेरी के साइड खड़े आदमी को देखने लगे। काव्यांश ने क्रुश को देखा, फिर धृति को देखकर बोला, बताओ सबको, तुम वहाँ कहाँ से आए? काव्यांश की बात सुन क्रुश ने सबको देखा और जाकर दूल्हे के सर से सेहरा हटा दिया। कावेरी के साथ राका को देख सबको शौक लगा। राका नज़रें झुकाए खड़ा था। काव्यांश ने राका को देख अपनी रौबीली आवाज़ में पूछा, ये सब क्या है राका? राका को डर तो बहुत लग रहा था, पर बेचारा करता भी क्या। उसने अपनी रोनी शक्ल बनाकर सबको देखा और बोला, माफ़ करना राजासा, हुक्मरान सा, रानी माँ, हमें माफ़ करना, हम इस बावरी से प्यार करते हैं। राका के बावरी कहने पर कावेरी ने उसे घूर कर देखा तो राका ने अपनी बात संभालते हुए कहा, हम कावेरी से प्यार करते हैं, लेकिन आपने इसकी शादी क्रुश से, तो बस हमें ये करना पड़ा। राका का चेहरा देखकर धृति खिलखिलाकर हंसने लगी। उसकी वो खनकती हंसी पूरे महल में गूंज रही थी। काव्यांश अपने आंखों में बेशुमार प्यार लिए दीवानगी से उसे एकटक देखने लगा। उसकी हंसी देख काव्यांश पागल हुआ जा रहा था। उसने धृति को देख बोला, उफ, क्या कयामत आई है। मेरे इश्क की खुशबू आई है। तेरी इस मुस्कुराहट ने बिजलियाँ गिरा दी। खुदा जाने कहाँ से तेरे चेहरे पर आई है, जो मेरे दिल के आंगन में कयामत लेके आई है। काव्यांश की बात पर सब हल्का हल्का मुस्कुराने लगे। धृति हंसते हुए बोली, भाई सच में हमें नहीं पता था आप हमारा काम इतना आसान कर देंगे। धृति की बात सुन सब उसे देखने लगे तो काव्यांश बोला, ये सब हुक्मरानी सा ने जानबूझकर किया था ताकि राका कावेरी से शादी कर सके। काव्यांश की बात सुन सब हंसने लगते हैं। राका बेचारा अपना ऐसा मजाक उड़ता देख घूर कर कावेरी को देखता है, जो उसे भाव ही नहीं दे रही थी। ऐसे ही हंसी खुशी सब हो जाता है। कुछ महीनों बाद धृति को 9वां महीना लग चुका था। काव्यांश ने उनके घर में सब चीज़ों का इंतज़ाम किया था। कायरा अब उसके साथ ही रहती थी। कावेरी और राका का भी सब कुछ अच्छा था, लेकिन कावेरी ने अभी तक राका को माफ़ नहीं किया था। वो अभी भी उससे गुस्सा थी। कावेरी, कायरा और धृति बाहर गार्डन में बैठकर बातें कर रहे थे और कावेरी धृति को फल काट कर दे रही थी। तभी अचानक से धृति के पेट में दर्द शुरू हुआ। धृति जोर से कराह रही थी। उसे दर्द में देख कावेरी भागते हुए महल के अंदर गई और काव्यांश को पुकारने लगी, हुकुम सा, हुकुम सा, हुक्मरानी सा दर्द में है। वो इतने ज़ोर से चिल्ला रही थी कि उसकी आवाज़ सुन सब नीचे आ जाते हैं। काव्यांश जल्दी से धृति के पास जाता है और उसे गोद में उठा लेता है। धृति रोते हुए काव्यांश से बोलती है, हुकुम सा, बहुत दर्द हो रहा है। धृति को दर्द में देख काव्यांश को बहुत तकलीफ हो रही थी। उसने जल्दी से नीचे एक रूम में लेके चला गया जो मेडिकल लिए बनवाया था। काव्यांश धृति को ले जाकर बेड पर लेटा देता है। कायरा जल्दी से अंदर आती है और उसके साथ एक लेडी डॉक्टर थी जो काव्यांश ने धृति के लिए रखी थी। काव्यांश को बाहर निकालकर वो डॉक्टर और कायरा धृति की डिलीवरी करवा रही थी। काव्यांश बेचैनी से उस रूम के बाहर चक्कर लगा रहा था। उसके दिल की धड़कनें तेज थी। धृति की आवाज़ें सुन उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर रखी थी। थोड़ी देर बाद उस रूम में धृति के एक ज़ोरदार चीख के साथ बच्चे की रोने की आवाज़ आती है, जिसे सुन सब खुश हो जाती है। बच्चे की रोने की आवाज़ सुन काव्यांश के दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती है। कायरा बच्चे को बाहर लेकर आती है और काव्यांश को देते हुए कहती है, बहुत बहुत बधाई हो हुकुम सा, आपको लड़का हुआ है। काव्यांश उस छोटे बच्चे को देखता है और अपने जेब से नोटों का बंडल निकालकर उसके सर पर घुमाकर कावेरी के हाथ में दे देता है। फिर उस बच्चे को मीनाक्षी को देता है। सब उस बच्चे को दुलार कर रहे थे। फिर धृति के पास जाता है, अब आप कैसे हैं हुक्मरानी साहब?
ध्रुति काव्यांश का हाथ पकड़कर बोलती है, हम ठीक है हुकुम सा। काव्यांश, शुक्रिया हुकुमरानी सा, हमारे घर को खुशियों से भरने के लिए। 25 साल बाद जयपुर से शहर, सुबह का वक्त। डीके कॉलेज, काल्पनिक नाम, राजस्थान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी। आज कॉलेज का पहला दिन था। सीनियर्स जूनियर्स की रैगिंग कर रहे थे। तभी कॉलेज के गेट से एक बुलेट तेज़ आवाज़ के साथ आकर रुकी। बुलेट पर 2 लड़कियां थीं। बुलेट पार्क करके उस लड़की ने अपनी बुलेट की चाबी अपनी उंगलियों में पकड़ी और उसे गोल गोल घुमाते हुए साथ चल रही लड़की का हाथ पकड़ के जाने लगी। जो लड़की बुलेट चला रही थी उसने ब्लैक जीन्स पहनी थी और टी शर्ट पर जैकेट पहनी थी। उसने अपने बालों की पोनी बनाई हुई थी, सांवला रंग, काली आंखें, गले में सिल्वर चेन, पैर में बूट्स एकदम टपोरी। इसका नाम है रावी राठी। उसके साथ वाली लड़की का नाम है ध्रुविका राजपूत। जितना इनके नाम में वजन है उतनी वो नरम दिल की है। दोनों जैसे ही अंदर जाने लगते हैं कुछ सीनियर्स उन्हें घेर लेते हैं, फिर दोनों को देखकर बोलते हैं, वाह क्या खूबसूरत माल है। भूरी आंखें, दूध सा गोरा रंग, छोटी सी नाक, उसमें छोटी सी नोज रिंग, कानों में छोटे छोटे झुमके, कमर से थोड़े ऊपर बाल। गहरे हरे रंग का सलवार सूट में ध्रुविका बहुत खूबसूरत लग रही थी, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। वो लड़के, चलो अब इस खूबसूरती पर एक खूबसूरत सा गाना हो जाए। उन लड़कों की बात सुन रावी बोली, हाँ क्यों नहीं, अभी सुनाते हैं। ये कहकर उसने उस लड़के के मुंह पर जोरदार तमाचा मार दिया और बोली, वैसे ये म्यूज़िक म्हारे को घनो पसंद है। अगर तुम्हें और गाना सुनना हो तो बता दो, म्हारे पास घना टाइम से। रावी के मारते ही वो लड़का गुस्से से भर गया और बोले, तुम लड़की अपने आप को क्या समझ रही हो। ध्रुविका ने देखा अब यहाँ पर झगड़ा हो रहा है तो वो रावी का हाथ पकड़ उसे वहाँ से लेके गई, लेकिन किसी का दिल अपने साथ लेके गई। उनके सामने 3 लड़के खड़े थे। बीच में खड़ा लड़का जिसके चेहरे पर कठोर भाव थे, बहुत हैंडसम, गोरा रंग, नीली आंखें, एट्रैक्टिव बॉडी। जब से ध्रुविका वहाँ आई थी वो लड़का उसे ही घूर रहा था। रावी ध्रुविका से, ध्रुवी तुम मुझे वहाँ से ऐसे क्यों लेके आ गई, इतना अच्छा चांस मिला था मुझे आज। उसका ऐसे बैंड बजा देते कि हमारे बाप को याद करते वो लोग। उसकी बात सुन ध्रुविका बोली, रावी हम यहाँ पढ़ने आए हैं और हमें यहाँ कोई तमाशा नहीं चाहिए, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो हम आपकी शिकायत मामी जी से करेंगे। ध्रुविका की बात सुन रावी चुप हो जाते हैं। वो दोनों ही क्लास में चली जाती हैं। उनके जाने के बाद उन तीनों लड़कों में से एक लड़का जिसका नाम कार्तिक था वो अपने साइड वाले लड़के से बोला, क्या हुआ आरव, तुम उसे ऐसे क्यों देख रहे हो। आरव उस लड़के से, कुछ नहीं, चल क्लास के लिए लेट हो रहे हैं। एक हैं जैसलमेर के राजा के बेटे कुंवर आरव प्रताप सिंह। आरव, कार्तिक और उसके साथ दूसरा लड़का केतन अपनी क्लास में जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जयपुर महल। कावेरी सब तैयारी हो गई ना, और ये कायू कहाँ गई। ध्रुति सुबह से काम में लगी थी, तभी उसे काव्यांश की आवाज़ आई, हुकुम रानी साहब। जी आई हुकुम सा। ये कहकर ध्रुति अपने कमरे की ओर बढ़ गई। कमरे में काव्यांश सोफे पर बैठा था और अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। ध्रुति कमरे में जाकर काव्यांश के सामने खड़ी होकर बोली, जी कहिए, क्या काम था आपको। काव्यांश उसे बिना देखे अपने गोद में बैठा दिया और बोला, थोड़ा ध्यान हम पर भी दीजिए हुकुमरानी साहब। ध्रुति उसके गले में अपनी बाहें डालकर बोली, अब आप बूढ़े हो गए हैं हुकुम साहब, अब आप पर क्या ध्यान देना। काव्यांश उसके आंखों में देखकर बोला, अच्छा हम बूढ़े हैं, दिखा दूँ आपको हमारे अंदर अभी कितनी जवानी भरी पड़ी है। ध्रुति शर्मा कर काव्यांश के सीने पर मारकर बोली, अभी भी वैसी ही है, बेशर्म है आप। काव्यांश ध्रुति के कमर को सहलाते हुए बोला, कितना खूबसूरत चेहरा है तुम्हारा, ये दिल तो बस दीवाना है तुम्हारा। लोग कहते हैं चांद का टुकड़ा तुम्हें, पर मैं कहता हूँ चांद भी टुकड़ा है तुम्हारा। चलिए, आपकी शायरी करने की आदत अब भी नहीं बदली। ध्रुति ने उसके बात पर शर्मा कर कहा तो काव्यांश ने उसके गालों को अपने होठों से छूते हुए कहा, आप है इतनी खूबसूरत कि क्या कहें, हमारे दिल से ये अल्फाज निकल ही जाते हैं।
काव्यांश का ध्रुति के लिए वो जुनून और पागलपन अभी भी वैसे ही था। भले उसकी उम्र बढ़ गई थी, लेकिन उम्र के साथ साथ उनका प्यार और रिश्ता और गहरा हो गया था। तभी उन्हें बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ आती है। गाड़ी की आवाज़ सुन ध्रुति जल्दी से काव्यांश के गोद से उठ जाते हैं और बोलते हैं, जल्दी चलिए नीचे। काव्यांश और ध्रुति जल्दी से नीचे आते हैं। जब वो नीचे आते हैं तब वहाँ हॉल में दादाजी, दादी जी, अमर सिंह, मीनाक्षी जी, कावेरी, कायरा, क्रुश और राका खड़े थे। कायरा के हाथ में आरती की थाल थी। तभी वहाँ एक साथ महल के बाहर कई सारी गाड़ियाँ आकर रुकती हैं। जैसे ही गाड़ियाँ रुकी, बीच वाली गाड़ी से एक लड़का निकला और गाड़ी के पीछे का डोर ओपन करने लगा। गाड़ी का डोर ओपन होते ही उसमें से एक हैंडसम सा बंदा रौबदार तरीके से बाहर निकला। चेहरे पर एकदम कठोर भाव, गोरा रंग, हाथ में सोने का ब्रेसलेट जिस पर शेर का मुंह था, काले घने बाल जो एकदम सलीके से सेट किए हुए थे, हल्की बियर्ड, ब्लैक बिजनेस सूट में वो लड़का एकदम कहर लग रहा था। जैसे ही वो लड़का गाड़ी से निकला, उसने अपने आंखों से गॉगल्स निकाले। उसकी हरी आंखें धूप में किसी स्टोन की तरह चमकने लगी। ये है हमारे जयपुर के युवराज ध्यांश राजपूत। ध्यांश के पीछे से दो लड़के आकर खड़े हो गए। ध्यांश के राइट साइड में खड़ा लड़का राधेश, सावला रंग, क्लीन शेव, काली आंखें, एकदम बॉडी बिल्डर। इनकी बॉडी बहुत अच्छी है। लेफ्ट साइड वाले का नाम है आरुष, हल्का गोरा रंग, भूरी आंखें, क्लीन शेव, इनकी बॉडी भी अच्छी है। तीनों चलकर ध्रुति के पास जाते हैं जो दरवाजे पर खड़ी थी। तीनों ने अपने हाथ जोड़कर कहा, प्रणाम मासा। इतना बोल वो तीनों भी झुककर उसका आशीर्वाद लिया तो ध्रुति ने तीनों के सर पर बारी बारी हाथ फेर लिया और कहा, जीते रहो मेरे बच्चों। फिर उनकी आरती उतारकर उन्हें घर के अंदर लेकर चली गई। आरुष और राधे जल्दी से जाकर मीनाक्षी को पकड़कर गोल गोल घुमाने लगे। उनके ऐसा करने पर मीनाक्षी जी चिढ़कर बोली, अरे तुम लोग क्या मुझे इतनी जल्दी ऊपर भेजना चाहते हो? अभी भी मैं जवान हूँ, मुझे इतनी जल्दी ऊपर नहीं जाना। उनकी बात सुनकर सब हंसने लगे तो आरुष बोला, वही तो दादी, आप अभी तक जवान हैं और हम आपके छोटे छोटे दीवाने। कितने बरस हो गए आपको देख के। हाय, हम तो आपकी याद में तड़पे जा रहे थे। अब आपको देख हमारे दिल को सुकून मिला है। अच्छा, हमारे सामने हमारी ही बीवी से फ्लर्ट किया जा रहा है। देख रहे हो क्रुश, तुम्हारा बेटा हमारे बीवी को हमसे चुरा रहा है। अमर सिंह ने अपनी थोड़ी सख्त सी आवाज़ को सख्त करके कहा। उनकी बात सुन आरुष एकदम से चुप हो गया और क्रुश की तरफ देखने लगा जो उसे ही घूर रहा था। कायरा ने आगे आकर उसके कान पकड़े और उसे मरोड़ते हुए कहा, वो आपसे बड़ी है आरू, ऐसे बात करते हैं उनसे। आरुष, सॉरी माँ, आप कैसे हैं? हमने आपको बहुत मिस किया। राधेश जो उन दोनों को देखकर हंस रहा था, तभी उसके पिछवाड़े पर एक लाठी पड़ी। लाठी पड़ते ही राधेश की चीख निकल गई और उसने पीछे मुड़कर देखा तो कावेरी अपने हाथ में कांटे लिए खड़ी थी। अपनी माँ को सामने देख उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। कावेरी ने उसे घूरते हुए कहा, अपने बड़ों से ऐसे बात करते हैं? राधे जाकर ध्रुति के पीछे खड़ा हो जाता है और बोलता है, बड़ी मासा हमें बचा लीजिए, नहीं तो आज हम बैठने लायक नहीं बचेंगे। उसके बाद पर ध्रुति ने कावेरी से कहा, कावेरी जाने दे उसे, अभी बाहर से आया है, जाओ तुम खाने का देखो। कावेरी, जी हुकुम रानी सा। ध्यांश जो चुपचाप सब देख रहा था और मंद मंद मुस्कुराहा था, ध्रुति ने उसे देखा और कहा, अब बाप की तरह तुम्हें भी हंसने के लिए टैक्स लगता है? ध्रुति की बात सुन ध्यांश ने उसे देखा और उसके पास जाकर बोला, नहीं माँ, ऐसा नहीं है, बस बहुत दिनों बाद घर आए ना, इसलिए थक गए हैं। तुम 3 महीने बाद घर आए हो और इतनी जल्दी थक भी गए। और एक हुकुम साथी जो 5 साल बाद लंदन से आकर भी सीधा हमसे शादी करने आ गए थे। ये कहते वक्त ध्रुति काव्यांश को घूर रही थी। काव्यांश ने उसे देखते हुए कहा, जाने क्यों डूब जाता हूँ हर बार इन्हें देखकर। एक दरिया है या पूरा समंदर है, तेरी आंखें। कल भी ये हमारे दिल में तीर जैसे चलते थे और आज भी ये हमारे दिल को चीर कर रखते हैं। कैसे भूल जाए वो दिन, जिस दिन को इस दिल को सुकून मिला था, जिसकी मोहब्बत मुकम्मल हुई थी। वो चांद सा टुकड़ा मुखड़ा हमारे कारण मुरझा जो गया था। और कैसे बताए अब के ये लम्हे जो हमारे दीवाने होने के सबूत दे रहे हैं, जिनके आंखों में हम आज भी खोए जा रहे हैं।
कावेश की बात पर ध्रुति अपना शर्मा कर अपनी नज़रें घुमाती है तो कावेश उठकर उसके पास जाता है और ध्यांश के कंधे पर हाथ रख ध्रुति को जुनून से देखकर बोलता है, आपकी आंखें उठी तो दुआ बन गई, आपकी आंखें झुकी तो अदा बन गई, झुक कर उठी तो हया बन गई, उठकर झुकी तो सदा बन गई। उन दोनों को ऐसे लवी डवी होता देख ध्यांश बोला, पापा क्यों हम जैसे सिंगल लोगों पर आप जुर्म कर रहे हैं। उसकी बात पर ध्रुति ने ध्यांश के सीने पर मारते हुए बोली, तुम दोनों बाप बेटे हमारा मजाक उड़ा रहे हो। ध्रुति की बात पर ध्यांश बोला, अरे माँ, हमारी इतनी मजाल कि हम पापा के सामने आपको कुछ बोले। तभी कायरा बोली, हे कुछ मत बोलिए, क्योंकि वो आगे कुछ बोलती कि कावेश बीच में ही बोल पड़ा, मेरी मोहब्बत है वो, मेरे जीने की वजह है वो, मैं तो सनकी हो गया उसके प्यार में। वो आगे कुछ बोलता कि उन सबके कान में शांत से आवाज़ आई, क्योंकि मेरे सन के इश्क की वजह है वो। सबने आवाज़ की दिशा में देखा जहाँ दो लड़कियाँ खड़ी थी। ये आवाज़ ध्रुविका की थी। उसकी आवाज़ एकदम ध्रुति जैसी मीठी थी। रंग रूप में वो ध्रुति की कार्बन कॉपी थी, बस उसकी आंखें अलग थी और उसके बाल भी ध्रुति के बालों से थोड़े कम थे। ध्रुविका आगे आकर ध्यांश के सामने खड़ी हो गई और उसके अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। उसके ऐसा करने पर ध्यांश ने आरुष को देखा। आरुष ने जल्दी से एक बैग उसके हाथ में थमा दिया, लेकिन वो बैग ध्यांश को देता कि उससे पहले ही रावी उसके हाथ से वो छीन लेती है और बोलती है, ये मेरा है। रावी के ऐसा करने पर ध्रुविका मासूम सा चेहरा बनाकर ध्यांश को देखती है तो ध्यांश उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोलता है, हम आपके लिए भी लेके आए हैं, आपके कमरे में रख दिया है। ध्रुविका खुश होकर, सच भाई। ध्यांश उसकी बात पर अपना सर हिला देता है तो ध्रुवी उसके गले लग जाती है। उन दोनों को देख कावेश भी ध्रुति को गले लगा लेता है। ये देखकर ध्रुति हड़बड़ा जाती है और उससे दूर होते हुए बोलती है, क्या कर रहे हैं आप हुकुम सा, सब देख रहे हैं। कुछ नहीं बहू, बस वो हमें और पोते देने की कोशिश में लगे हैं, पीछे से दादाजी ने शरारत से कहा। उनकी बात सुन ध्रुति बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है। उसकी हालत देख सब ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। ध्रुति कावेश के भाव से छूटकर उससे दूर होते हुए बोली, हम आपसे बात ही नहीं करेंगे, अब आप हमें बहुत ज़्यादा सताते हैं हुकुम सा। ध्रुति बात बहुत धीरे से कही थी और वहाँ से किचन की तरफ चली जाती है। मीनाक्षी जी ध्यांश, आयुष और राधे को देखकर बोलती है, जाओ बच्चों, फ्रेश होकर आ जाओ खाना खाने। सब एक साथ जी दादी जी सब अपने अपने कमरे में जाते हैं। कायरा ध्रुति के पास जाती है। उसका चेहरा थोड़ा मुरझाया हुआ था। ध्रुति देखकर कहा, क्या हुआ कायू, सब ठीक है ना? कायरा ने उसे फीकी सी मुस्कान के साथ कहा, कुछ नहीं ध्रुव, बस ऐसे ही। ध्रुति ने गहरी सांस ली और उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर कहा, हम जानते हैं तुम अभी भी उस बात को लेकर परेशान हो जाती हो, लेकिन कायू अब उसे बीते कितने साल हो गए हैं, भूल जाओ सब, अब तो सब ठीक है ना? कायरा उसे देख बोली, कभी भी ऐसा लगता है कि हमारी गलती के कारण क्रूश को ये सब सहना पड़ रहा है। ध्रुव, क्या हुआ है कायू, क्या क्रूश भाई ने आपसे कुछ कहा? ध्रुति ने कायरा को देख कहा तो कायरा बोली, नहीं ध्रुव, वो कुछ नहीं बोलते, बस हमारे दिल में अभी भी कहीं ना कहीं गिल्ट है कि हमारे कारण उन्हें वो प्यार नहीं मिला जो वो डिज़र्व करते थे। ध्रुति उसके आंखों में देख बोली, क्या तुम अभी भी उसे प्यार नहीं करते? ऐसा नहीं है ध्रुव, उन्हें लगता है कि उनके कारण हमारी लाइफ बर्बाद हुई है, लेकिन सबको पता है अगर वो नहीं होते तो शायद मैं जिंदा ही नहीं रहती। उन दोनों की बात बाहर खड़ा आयुष सुन रहा था। उसे समझ नहीं आया कि उसकी माँ ऐसा क्यों बोल रही है। वो वहाँ से मीनाक्षी जी के पास चला गया। रूम में मीनाक्षी जी और अमर सिंह बैठकर बातें कर रहे थे। आरुष जाकर उनके पैरों के पास बैठ गया। तभी वहाँ ध्यांश, राधेश, रावी और ध्रुविका आ गई, जो एक साथ मीनाक्षी जी को लेने आए थे। आरुष को ऐसे देख सब जाकर उसके पास बैठ गए। आरुष ने मीनाक्षी जी के आंखों में देख कहा, दादी, अगर हम आपसे कुछ पूछे तो क्या आप हमें सच सच बताएंगे? उसकी बात पर मीनाक्षी जी ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ मेरे बच्चे, पूछ, तुझे जो पूछना है। दादी, माँ और पापा के बीच क्या हुआ था? प्लीज़ दादी, मना मत कीजिए। उसकी बात पर मीनाक्षी जी अमर सिंह को देखा तो उन्होंने अपने पलकें झपका दी। अमर सिंह की रजामंदी देख मीनाक्षी जी ने गहरी सांस ली और कहा, ना
स्टार्ट किया। तुम्हारी माँ कायरा तुम्हारे बड़ी माँ की सबसे अच्छी दोस्त थी। वो एक वीर नाम के लड़के से प्यार करती थी और वो दोनों शादी भी करने वाले थे। एक कहकर उन्होंने दक्ष से लेकर वीर की मौत की और विशाल के महल में आने तक की सारी बातें उन सबको बता दी। उनकी बात सुन रावी बोली, ओ माय गॉड, तो क्या बड़े पापा सा बाबा सा उन्हें मार दिया? उसके बाद पर मीनाक्षी जी को देखने लगे तो मीनाक्षी जी खोए हुए स्वर में उन्हें बताने लगी। फ्लैशबैक। जब ध्यांश का जन्म हुआ था सब खुश थे, महल में रौनक लगी थी। काव्यांश और धृति अपने बच्चे के साथ खुश थे, सब सही चल रहा था। दक्ष को काव्यांश ने अभी तक मारा नहीं था, लेकिन उसे रोज टॉर्चर किया जाता था। विशाल और राम उसे पागलों की तरह ढूंढ रहे थे, लेकिन उनके लाख कोशिशों के बाद भी उन्हें दक्ष नहीं मिल रहा था। विशाल और राम उसे ढूंढते ढूंढते पागल हो गए थे। एक दिन राम गुस्से में काव्यांश के महल गया और चिल्लाते हुए बोला, काव्यांश राजपूत, अगर मेरा बेटा मुझे नहीं मिला तो मैं सच कह रहा हूँ, तेरी हंसती खेलती जिंदगी उजाड़ के रख दूंगा। उसकी बात सुन सब बाहर आए। काव्यांश उसे देख रौब से बोला, तुम लोग गिद्धड़ कहीं के बार बार क्यों यहाँ भीख मांगने आते हो? तुम्हें समझ नहीं आता मर गया है तुम्हारा बेटा? काव्यांश की बात सुन राम बहुत गुस्सा हो जाता है और अपनी बंदूक निकालकर काव्यांश पे चला देता है, लेकिन तभी राम उसके हाथ पर गोली मार देता है। राम की बंदूक से निकली गोली सीधा मीनाक्षी जी के पेट पर लगती है, जिसके कारण उनकी चीख निकल जाती है। मीनाक्षी जी की चीख सुन सब घबरा जाते हैं। अपनी माँ की यह हालत देख काव्यांश एकदम से पागल हो जाता है। धृति जल्दी से अमर सिंह से कहकर उन्हें मेडिकल रूम में लेके जाती है, जिसे काव्यांश ने वैसे ही रखा था। कावेरी ध्यांश को अपने गोद में ले लेती है और धृति और कायरा मीनाक्षी जी को देखने लगती है। काव्यांश जल्दी से महल के दरवाजे पर लगी तलवार निकालता है और राम पर बुरी तरीके से वार करता है। काव्यांश इतने गुस्से में था कि उसने राम के सीने पर बुरी तरह से वार किया, जिसके साथ ही काव्यांश जोर से चिल्लाया। वो उसे मारने लगा जैसे कोई इंसान नहीं भेड़िया हो। राम मर चुका था, लेकिन काव्यांश के अंदर लगी आग अभी भी बुझी नहीं थी। उसे गुस्से में देख किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी उसे रोकने की। बड़ी हिम्मत करके राका ने उसे रोका। काव्यांश ने राम को मारते हुए चिल्लाकर कहा, राका गाड़ी निकालो। राका जल्दी से गाड़ी लेकर काव्यांश के सामने गाड़ी को रोक देता है। काव्यांश गाड़ी में बैठ जाता है तो राका गाड़ी को रेत को उड़ाते हुए गाड़ी को आगे बढ़ा देता है। गाड़ी आकर रेत के खाली मैदान में रुक जाती है। काव्यांश जल्दी से गाड़ी से उतरकर उस जमीन पर खड़ा हुआ तो वो जमीन दो हिस्सों में बट गई। ये वही जगह थी जहाँ कुश को रखा गया था। काव्यांश जल्दी से अंदर गया। उसके हाथ में से खून से तली सनी तलवार थी और उसके पूरे कपड़ों पर खून लगा हुआ था। काव्यांश तेज कदम लेते हुए दक्ष के पास जाता है और तलवार से दक्ष का एक हाथ काट देता है। दक्ष जब काव्यांश की आवाज़ सुनता है तो डर से कांपने लगता है। काव्यांश उसे गुस्से से देख बोला, सीने में जुनून और आंखों में महाकाल की चमक रखता हूँ, दुश्मन की सांसें थम जाए, आंखों में इतना खौफ रखता हूँ। इतना बोल काव्यांश के सर से धड़ को अलग कर देता है और उस तलवार को साइड में फेंक देता है और फिर वहाँ से सीधा महल के लिए निकल जाता है। काव्यांश जब महल जाता है तो देखता है धृति और कायरा उस रूम से बाहर निकल रही थी। काव्यांश जल्दी से धृति के पास जाता है तो धृति उसे देख कांपने लगती है। काव्यांश धृति को पकड़कर पूछता है, माँ कैसे है हुक्मरानी साहब, वो ठीक है ना? आज काव्यांश के आंखों में आंसू थे। धृति उसे ऐसे देख अपने आप को संभाल लेती है और बोलती है, जी हुकुम साहब, माँ साहब ठीक है, बेहोश है, कुछ देर बाद उन्हें होश आ जाएगा। धृति की बात सुन काव्यांश धृति को कसकर गले लगा लेता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। धृति उसे कुछ नहीं बोलती। वो खुद काव्यांश को देख डर गई थी, लेकिन उसके आंखों में आंसू देख उसका सारा डर पल में गायब हो गया था। धृति की बात सुन सब घर वाले रिलैक्स हो जाते हैं तो दादी काव्यांश को देख बोलती है, जाओ नहाकर आ जा, अगर मीना ने तुझे ऐसे देखेगी ना तो डर जाएगी। उनकी बात सुन काव्यांश और धृति अपने कमरे में जाते हैं। धृति और काव्यांश बाथरूम में थे। काव्यांश अपनी आंखें बंद करके खड़ा था। उसे देख धृति भी आंखें नम हो जाती है और वो आगे बढ़कर काव्यांश के होठों पर अपने होठ रख देती है। धृति के होठों का स्पर्श अपने होठों पर महसूस कर काव्यांश अपने आप को रोक नहीं पाता और उसे पागलों की तरह चूमने लगता है।
थोड़ी देर बाद कावेश खुद को रिलैक्स करता है और वो दोनों भी रेडी होकर नीचे आते हैं। घर के सब मीनाक्षी जी के होश में आने का इंतज़ार कर रहे थे। लगभग 1 घंटे बाद मीनाक्षी जी को होश आ जाता है। माधवगढ़, दक्ष का महल। विशाल को उसके आदमियों ने खबर कर दी थी कि राम अब नहीं रहा और उसने दक्ष को भी मार दिया। विशाल की ये बात जानकर एकदम से बौखला गया था। वो बस अब कुछ भी करके कावेश की बर्बादी चाहता था। विशाल गुस्से में, उस 2 टके की लड़की के लिए तुमने मेरे बाप को और भाई को मारा ना कावेश राजपूत। अब वही लड़की तुम्हारी बर्बादी का कारण बनेगी। किसी को कोई नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं। विशाल जब ये सब बोल रहा था तब उसके कमरे के बाहर 2 छोटे बच्चे उसे देख रहे थे। दिन बीतते गए। मीनाक्षी जी भी अब ठीक थी। 1 साल बाद विशाल अभी भी कावेश की बर्बादी के दिन गिन रहा था, पर उसे अभी तक कोई मौका नहीं मिला था। जयपुर महल। ध्यांश अब 1 साल का हो गया था। कावेरी भी 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। कावेश और ध्रुति ने मिलकर उसका पहला जन्मदिन धूमधाम से मनाने का सोचा था, इसलिए कावेश ने अपने सारे बिजनेस पार्टनर, राजस्थान के जिले के सभी राजाओं को आमंत्रित किया हुआ था। दादी जी के कहने पर सबने ध्यांश के लिए मंदिर में पूजा रखवाई थी। जन्मदिन का दिन। सब सुबह जल्दी उठ गए थे और मंदिर पूजा के लिए गए थे। पूजा महादेव के मंदिर में हो रही थी। ध्यांश को लेके पूजा में कावेश और ध्रुति बैठे थे। बहुत बड़ा हवन हो रहा था। ढोल नगाड़े बड़े जोरों से बज रहे थे। ध्रुति और कावेश हवन कुंड में आहुति दे रहे थे। उनके पीछे सब घर वाले बैठे थे। महापंडित जी जोर जोर से मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। पूजा होने के बाद महापंडित जी ने ध्यांश के सर पर हाथ रखकर कहा, आपके राह में कई संकट आएंगे, लेकिन उन्हें आप आसानी से पार करेंगे। आपके राह में कभी कठिनाइयाँ नहीं आएंगे। आप भी अपने पिता की तरह जुनूनी होंगे। जिसे पाने की चाह रखेंगे वो पाकर ही दम लेंगे। महापंडित जी के कहकर वहाँ से चले गए। कावेश और ध्रुति भी वहाँ से अपने परिवार के साथ घर के लिए निकल गए। शाम का वक्त। महल। पार्टी की तैयारी बहुत अच्छे से हुई थी। महल बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। हर तरह रंग बिरंग लाइट्स थी जो महल को और सुंदर बना रहा था। दादाजी और दादी जी सोफे पर बैठे थे। कावेश और ध्रुति सारे मेहमानों से मिल रहे थे। उनके साथ अमर सिंह और मीनाक्षी जी भी मेहमानों से मिल रहे थे। कायरा ध्यांश को रेडी कर रही थी। एरी के साथ बैठी थी। सभी मेहमान आ गए थे। कावेश और ध्रुति ने मिलकर ध्यांश का हाथ पकड़कर केक कट किया और एक दूसरे को खिलाने लगे। सभी लोगों ने ध्यांश को बहुत सारे गिफ्ट दिए थे। सब पार्टी एंजॉय कर रहे थे। कायरा बहुत उदास थी। आज उसे वीर की बहुत याद आ रही थी, इसलिए वो चुपचाप वहाँ पर बैठकर जूस पी रही थी। ध्रुति ध्यांश को लेकर उसके पास जाकर बैठ गई। तभी वहाँ वेटर आया। वेटर ने ध्रुति को ड्रिंक दिया। उस वेटर ने ड्रिंक देकर किसी को इशारा किया तो और वहाँ से चला गया। ध्रुति ड्रिंक पीती उससे पहले ही उसे कावेश ने आवाज़ दी तो ध्रुति ध्यांश को कावेरी को दिया और कावेश के पास चली गई। ध्रुति के चले जाने के बाद वो ड्रिंक कायरा ने पी। ड्रिंक पीने के बाद कायरा को बहुत अजीब लगने लगा, इसलिए वो वहाँ से उठकर बाहर जाने लगी। कायरा गार्डन में जाकर ठंडी हवा खाने लगी, लेकिन उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। उसका पूरा बदन जल रहा था। ध्रुति जब कावेश के पास गई तो कावेश ने उसे अपने कुछ मेहमानों से मिलवाने लगा। बहुत देर बाद जब ध्रुति को कायरा नहीं दिखी तो ध्रुति ने क्रुश से कहकर उसे ढूंढने के लिए कहा। क्रुश उसे ढूंढते ढूंढते बाहर की ओर आ गया था। जब वो बाहर आया तब उसे कायरा की चीख सुनाई तो क्रुश ने उसे ढूंढते हुए महल के पीछे चला गया, जहाँ सर्वेंट क्वार्टर था। वह इस वक्त कोई नहीं था। क्रुश जब आगे गया तो उसे एक रूम से कायरा के चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। क्रुश ने वहाँ जाकर देखा तो विशाल कायरा के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। क्रुश ने जल्दी से जाकर उसे कायरा से दूर कर दिया और उसे उठाए मारने लगा। तेरी हिम्मत कैसी हुई उन्हें हाथ लगाने की? क्रुश ने उसे बहुत मारा था। विशाल ने क्रुश को धक्का दिया जिस कारण वो कायरा के ऊपर गिर गया। ये देख विशाल ने जल्दी से दरवाजे की कुंडी बाहर से लगाकर वहाँ से भाग गया। कायरा के ऊपर गिरने से क्रुश और कायरा के होठ आपस में मिल गए थे। कायरा जो
को जब अपने होठों को किसी ठंडी चीज़ का एहसास हुआ तो कायरा उसे पाने के लिए झटपटाने लगी। क्रुश ने उससे दूर जाने की कोशिश की तो कायरा ने उसे पकड़कर अपने बॉडी पर रब करने लगी, जिससे उसकी आग शांत हो जाए। क्रुश उसे बार बार दूर जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन कायरा ने उसे नहीं छोड़ा। उसी के चलते क्रुश और कायरा से हार गया और उसने कायरा के साथ संबंध बनाने लगा। पार्टी ख़त्म हो गई थी, से मेहमान चले गए थे, लेकिन क्रुश और कायरा किसी को भी नहीं मिल रहे थे। क्रुश और कायरा जिस रूम में थे वो रूम पहले से ही खाली था और बाहर से कुंडी लगी होने के कारण किसी ने भी उस ओर ध्यान नहीं गया। रात से सुबह हो गई थी, लेकिन अभी तक उन दोनों का कुछ पता नहीं था। घर में सब परेशान हो गए थे। कायरा के माँ का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था। सुबह जब कायरा की आंखें खुली तो उसकी नज़र अपने पास सो रहे क्रुश पर गई। क्रुश अपने पेट के बल लेटा था और उसका एक हाथ कायरा के कमर पर था। ये देख कायरा एकदम से शॉक हो गई। उसने झटके से उसका हाथ अपने ऊपर से हटा दिया और उठकर बैठ गई। उसके इसी झटकने पर क्रुश की भी आंखें खुल गई। जब उसने कायरा को देखा तो उसने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। कायरा ने अपनी आंखें कसकर बंद करके रखी थी। उसने अपने सर पर हाथ रख और सब सोचने लगी। जब उसे सब याद आया उसने क्रुश को देखा और उससे कहा, सॉरी, वो पता नहीं हमें किसने हमारे आपको। क्रुश ने उसकी बात को बीच में काट दी और कहा, सॉरी की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी भी गलती थी। कायरा ने उसे कुछ नहीं कहा और जल्दी से अपने कपड़े पहन लिए और बाहर जाने लगी, लेकिन दरवाज़ा बाहर से बंद था। क्रुश ने जल्दी से अपने कपड़े पहने और राका को फ़ोन किया। थोड़ी देर बाद राका ने दरवाज़ा खोल दिया तो कायरा वहाँ से जल्दी से भाग गई। कायरा और क्रुश जो एक साथ देख राका एकदम से शॉक हो गया। क्रुश ने उससे नज़रें चुराते हुए सब सच बता दिया। घर में सबको इस बारे में पता चल गया था। क्रुश ने कायरा से शादी के लिए पूछा था, लेकिन उसने मना किया था, लेकिन सबके कहने पर उसने क्रुश से शादी की थी। कुछ महीने बाद कायरा पेट से थी। क्रुश और कायरा में वैसे तो सब कुछ ठीक था, लेकिन क्रुश को अपने किए पर बहुत पछतावा था। अगर उस दिन उसने वो सब नहीं किया होता तो शायद वो अपनी मर्जी से किसी का हाथ थामती। फ्लैश बैक एंड। इतना कहकर मीनाक्षी जी ने उन सबको देखा और कहा, चलो अब बहुत देर हो गई है, बाकी बातें बाद में करेंगे, चलो खाना खाने, नहीं तो तुम्हारी बड़ी माँ सबकी क्लास लगा देंगी। रावी सबको देख बोली, बड़े बाबा सा इतने खतरनाक थे, हमारे तो रोंगटे खड़े हो गए उनके बारे में सुन। देख लेंगे तब क्या होगा। राका उनके पीछे से आते हुए बोला, वही जो सबका होता आया है, रूह कांप जाएंगी आपकी। रानी माँ आपको हुक्मरानी सा बुला रही है, चलिए जल्दी। राका ने रावी को जवाब देने के बाद मीनाक्षी जी से कहा। सब नीचे आ गए, तभी उन्हें किसी की चिल्लाने की आवाज़ आई। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू। अगर आपको इस कहानी के आगे के एपिसोड जानने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि कहानी के एपिसोड पब्लिश होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।